चलो पहले 2 मार्कर निकाल लो। हॉल नंबर 2 में आओ अशोक, हॉल नंबर 2 में आओ, 2 में। हाँ चलो, कितने क्वेश्चन दिए थे? 7 क्वेश्चन दिए थे। चलो देखते हैं हम लोग। वो ये माइक्स ठीक है, ठीक लगा है क्या? और ये एसी चालू कर दो, थोड़ा गर्मी लग रही है बच्चों को, है ना? और ये एसी चालू कर दो। हाँ तो सबसे पहले अपन आंसर राइटिंग कर लेते हैं कुछ। 2 मार्कर। पहला प्रश्न बताओगे? बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। आपने घर पे लिखने का प्रयास किया था? देखो अब आप चेक करो अपनी खुद ही कि हमारी स्किल कैसी है और हमने क्या मिस किया जो सर ने डाला है ना? अब आप सबसे पहले स्थिति बता दो इनकी। तो आपको मालूम है ये धार में स्थित है। कहां पर है? धार में, विंध्याचल पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर? विंध्याचल पर्वत पर ये बनी हुई है, ध्यान रखना। चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया है। किनको काटकर? चट्टानों को काटकर। ठीक है। दूसरा, इनका निर्माण, ध्यान रखना, गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ है। कौन से काल में? गुप्त काल में। यानी कि आप देखोगे 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच। ठीक है ना? और ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है ना? यहां पर कुल गुफाएं 9 हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। ठीक है ना? एक आध एग्जांपल बता देना, जैसे हाथी गुफा, जैसे पंच पांडव, जैसे तुम देखोगे रंग महल आदि। ठीक है। अब ये बेस्ट आपका कंटेंट हो गया, बताने को खोज भी बता सकते हो, पर इतना भी, अब इनमें से एक आध पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर ये सारी बातें, इतने सारे डायमेंशन आनी चाहिए कि भाई धार में स्थित है, विंध्याचल पर्वत पर है ना? चट्टानों को काट कर बनाई गई है। मालूम है अजंता की गुफाओं से साम्यता रखती है। कौन सी गुफाओं से? अजंता, जो महाराष्ट्र में सुना है आपने, अजंता की गुफाएं, उनके जैसी है, उनसे साम्यता रखती है। ठीक है। और कौन से काल में बनी है? गुप्त काल में बनी है। और आप देखोगे कौन से धर्म से संबंध है बताइए? बौद्ध धर्म से। पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी, बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके लिए बनवाई गई थी। और यहाँ पर हाथी गुफा, पंच पांडव गुफा, रंग महल गुफा, और भी, अब निबंध नहीं लिखना, 2-3 एग्जाम्पल देके बता सकते हैं आप। ये गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ये, ध्यान रखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं क्यों कहते हैं? यहाँ पर क्या था, पहले एक बाघिन नदी भी, और कहा जाता है पुराने समय में यहाँ बाघ रहते थे। कौन रहते थे? बाघ। तो उन्हीं के नाम पर इसकी गुफाएं क्या पड़ गई? बाघ। आगे पढ़ेंगे वन डिटेल में, डोंट वरी, अभी तो केवल हम लोग लिखते जा रहे हैं। चलो आगे बढ़े। अगला 2 मार्कर बताओ। चंबल नदी। अब देखो, कोई भी नदी को लिखना सीखो 2 नंबर में कैसे लिखते हैं। चंबल नदी। ठीक है। तो उद्गम स्थल बता दो। हाँ, जाना पाओ, महू इंदौर, महू इंदौर। ठीक है। फिर दूसरा इसका प्रवाह 3 राज्यों में बहती है, मालूम है आपको? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपको मालूम है 965 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी है? 965। मध्य प्रदेश 965 किलोमीटर लंबाई। एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा के बाद। फिर आप देखोगे
इस पर परियोजना बता दो। हाँ, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, बता दिया आपने। फिर उसके बाद सहायक नदी बता दो, एक दो। शिप्रा बता सकते हैं, है ना, काली सिंध, हाँ जी, पार्वती भी हो जाएगा, पार्वती। और इसका अवसान यमुना में होता है। किसमें होता है? बस, या आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है, 2 मार्कर में आपके पॉइंट्स ज्यादा आने चाहिए। समझ रहे हो बात को? कंटेंट रिच होना चाहिए आपका, भाषा का कम से कम प्रयोग, शॉर्ट चीजों का ज्यादा प्रयोग। अब जैसे लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यह नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और यहाँ पर जाती है। उसका मतलब नहीं, तोड़ तोड़ के लिखो छोटे छोटे पैकेटों में। ये स्किल डेवलप कर लेनी है सब लोगों को अपने अंदर, ठीक है। चलो अगला कौन सा है? पीथमपुर। देखते हैं हम लोग पीथमपुर। तो पीथमपुर के बारे में आप लोग जानते हो कि ये धार में स्थित एक औद्योगिक केंद्र है। पहली लाइन तो यही लिख सकते हो, धार में स्थित एक औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है ये, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित। और आपको मालूम है यहां निर्माण, ऑटोमोबाइल का निर्माण होता है, याद रखना। इसे भारत का डेट्राइट कहते हैं, भारत का डेट्राइट के नाम से जानते हैं पीथमपुर को। समझे बात को? ड्राई पोर्ट भी है और भी यहाँ पर नेट ट्रैक्स भी कल हम लोगों ने देखा था, पर मेनली जो जाना जाता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। भारत का डेट्राइट है, 4 पहिया वाहन बनते हैं यहाँ पर पीथमपुर। धार में है, इंदौर के आप जाओगे धार रोड पे तो आपको मिलेगा ही। हाँ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे बात करें, नेक्स्ट अगला सांची। सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? सब साथ साथ चल रहे हैं? तो अब आते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ठीक है। तो सांची का स्तूप सबसे पहले बता दो स्थिति कहां पर है इसकी, है ना? रायसेन में। रायसेन में एक जगह है कौन सी? सांची, वहां पर है। और विंध्याचल पर्वत पर है ये, विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप। मानते हो कि नहीं? आपको मालूम है अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने स्तूप? 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने अपने टाइम पीरियड पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, उनमें सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो स्तूप है वो कौन सा है? हमारा सांची का स्तूप है। ठीक है, और फिर आप बता दोगे निर्माण मौर्य काल में। कौन से काल में? मौर्य काल में सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना। और हम बात करें कि यहाँ पर अस्थियां, तो 2 व्यक्ति हैं। हाँ, अस्थियां किसकी रखी हैं?
महामोदग्लायन, महामोदग्लायन ये बौद्ध भिक्षु हैं ये, और सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है ना। और आप ध्यान रखना कि ये जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल है, अंडरलाइन कर देना ऐसे। हाँ ठीक है, डेट को लिखो, लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख के अंडरलाइन कर देना, विश्व धरोहर स्थल। आपको मालूम है स्तूप कैसे बनता है? ऐसे होते हैं स्तूप, इस प्रकार के होते हैं स्तूप, है ना। इस प्रकार की एक संरचना होती है। कभी ले चलेंगे आपको घुमाने सांची। अभी सुबह वाले बच्चे जा रहे हैं ना, संडे को जा रहे हैं वो। अब तुम अभी नए नए हो ना, इसीलिए नहीं जा पा रहे हो। अब आपका है, उनका हो गया होगा अब नए, इन द सेंस वो उन्होंने बस की, फिर सबसे उन्होंने कलेक्ट कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा। 2 बस जा रही है, पहले श्योपुर वो भोजपुर मंदिर, भीमबेटका और सांची, ऐसे घूमते हुए जाएंगे। बढ़िया, सुबह जाते हैं 5 बजे, शाम को 5 बजे तक आ जाते हैं। हर साल जाती है वो तो। इससे पिछली बार मांडू गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा दिसंबर के है, ग्वालियर दूर हो जाता है ना। अच्छा बताओ, पानी बहुत ज्यादा, स्थिति खराब चल रही है ग्वालियर है। अब तो बंद हो गया, खैर अब तो बंद हो गया, बस हो गया इतना होना था, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लिया। अभी बेस्ट उत्तर है ये, मान के चलो। अगला बताओ, अगला प्रश्न, पीली क्रांति का क्षेत्र। अब जैसे मान लो आ जाए पीली क्रांति का क्षेत्र, देखो आपको याद रटना नहीं है यहाँ, सब लोग सुन लो मेरी बात, रटने पे ध्यान मत देना। स्किल डेवलप करो कि क्या कहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसको ध्यान से पकड़ना है ना। कोई अगर स्तूप आता है तो निस्थिति, निर्माण, अस्थियां, मतलब और विशेष, तो वो स्किल डेवलप करना है आपको। क्या लिखा मैंने, बताओ क्या बोला? पीली क्रांति, पीली क्रांति का क्षेत्र। तो पहली बात तो आप बता देना कि जो पीली क्रांति है वो मुख्य रूप में एमपी में सरसों उत्पादन से संबंधित है। सरसों उत्पादन से संबंधित है। दूसरा, इसका क्षेत्र, हाँ, मध्य भारत, और मध्य भारत के का जो पठार है उसमें भी स्पेशली रूप में श्योपुर, मुरैना और कौन सा, भिंड, अंडरलाइन कर देना, ध्यान रखना। इसे सरसों की हांडी, इसे सरसों की हांडी व बृहद उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। बृहद उत्पादक क्षेत्र, इसीलिए पीली क्रांति का क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है, ये वाला एमपी का ये वाला हिस्सा, यही कहलाता है, क्या बताओ, पीली क्रांति। पीली क्रांति कहलाता है, समझ रहे हो। वहां बना सकते हो आप ऐसे चाहो तो, कोई वैसी वाली बात नहीं। जितनी छोटी सी जगह मिले तो वहां पर छोटे छोटे मैप बनाना सीखो। क्योंकि हमको 2 में से, देखो 2 नंबर की बहुत खास बात क्या है, 2 नंबर गणित के जैसा है, सही तो सही, हाँ गलत तो गलत। 2 में से सबसे, देखो 7 में से आपको 7 कभी नहीं मिलेंगे, 10 में से कभी भी आपको 10 नहीं मिलेंगे। लेकिन 2 नंबर का एक ऐसा उत्तर है कि आपको 2 में से 2 ही मिलेंगे अगर आपने सारी बातें ठीक ठीक क्या कर दी है, लिख दी है। तो सबसे ज्यादा नंबर बटोरने का जो अवसर मिलता है वो कहाँ मिलता है, 2 मार्कर में मिलता है। यहाँ पर कम लिखने पर 2 नंबर, 7 नंबर में आधा पेज लिखोगे तब जाके 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ 3 लाइन में ही पूरे 2 के 2 नंबर आपको मिल जाने।
भी पेपर हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे 3 से 4 रहते हैं जो नहीं बनते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन तो देखो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने का कोई एब्सोल्यूट केंद्र तो होता नहीं है, एक आदर्श स्थिति होती है ना। तो अगर हमसे 90 से 95% भी चीजें बन रही हैं, और 60% पे तो सिलेक्शन ही हो जाता है डियर। आप देखो 60% पे देखो आप लगभग, जैसे पूरा मेंस का 60% निकाल लो, 60% पे डीसी बन जाती है। चाहिए नहीं हमको उतना। और अच्छा है कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो पूरा पेपर कर लेते हैं। अगर पूरा पूरा पेपर तुमसे बनेगा ना तो वो होगा भी नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे तो अच्छी बात है, ये तो कट ऑफ कम रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पेपर अगर थोड़ा सा कुछ नहीं बन रहा है तो पूरी कॉपी भर जाए, अन्य क्वेश्चनों पे अच्छा न्याय कर लोगे आप। तो ऐसा तो आना चाहिए हमेशा कि 2-3 क्वेश्चन किसी से ही ना बने, फिर वो किसी से ही ना बने तब अच्छा रहता है। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं बना पाए, सामने वाला बना के आ गया, तो फिर ऐसे और ऐसे ही आते हैं। आयोग के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हवा भी नहीं लगती उसमें किसी को, तो उसकी तैयारी नहीं कर रहे हम। जो कर रहे हैं 95% की तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलो आगे, अगला अगला बताइए। सहरिया जनजाति। अब मान लीजिए मैं तो आपको सहरिया लिखा रहा हूं, कोई भी आ सकती है, सहरिया जनजाति, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विशेष पीढ़ी की विशेष पिछड़ी व कुपोषित जनजाति, मालूम है ना क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी व कुपोषित जनजाति। ध्यान रखना, क्षेत्र बता दो, है ना। हाँ, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में निवास करती है, ध्यान रखना। और तीसरा, इसका कार्य क्या होता है? तो वन औषधि एकत्रीकरण, वन औषधि एकत्रीकरण, कृषि मजदूरी, कृषि मजदूरी, कृषि मजदूरी का काम करती है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी और कुपोषित जनजाति है, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, इनके नृत्य बता दो एक आध कोई। रागिनी, हाँ, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, बस इतना ही लिख सकते हैं। और कम से कम आपको एक एक 1.5 मिनट में लिखना है। 1.5 मिनट में तो 1-1.25 मिनट में आपका 2 मार्कर हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको रटी हुई होनी चाहिए चीज, और समायोजन कि कहां से चालू करना है कहां से खत्म करना है, और चेक करने वाले को भी अच्छा लगे। अब तुम खुद पढ़ो, अगर 2 नंबर में शहरी जनजाति ऐसे लिखा होगा तो वो देखेगा कि अच्छा विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है ना, कुपोषित जनजाति है, निवास स्थान भी बता दिया है, ठीक है, काम क्या करती है वो भी बता दिया है, उनके एक हाथ नृत्य भी बता, कल्चर भी बता। 4 पॉइंट बहुत है, ध्यान रखना। कॉमा लगा के लिखोगे तो चीजें बन जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व, आपको मालूम है ये भीलों का पर्व है प्रसिद्ध। किसका पर्व है? भीलों का। भीलों का ये सांस्कृतिक पर्व है ना। तो पहली लाइन तो यहीं से पिक करेंगे हम, भीलों का सांस्कृतिक पर्व। ये 1 नंबर आपको इसी लाइन से मिल जाएगा, भीलों का सांस्कृतिक पर्व। भीलों का सांस्कृतिक पर्व है, ध्यान रखना। दूसरा, आयोजन। आयोजन होली के 7 दिन पूर्व, होली के 7 दिन पूर्व, होली के 7 दिन पूर्व ये क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा है ना, इसमें क्रियाएं, क्रियाएं। अच्छा पहले केंद्र बता दो आप, केंद्र बता दो कहां कहां पर होता है? अलीराजपुर, धार, झाबुआ,
यानी हमारे पश्चिमी मालवा में। कहाँ पर होता है? पश्चिमी मालवा में। और चौथा आप बताओगे इसमें नृत्य क्रिया बता दो। संगीत, हाट बाजार, सामाजिक मेलजोल, विवाह आदि क्रियाएं होती हैं। इसमें एक उत्सव होता है गोल गधेड़ो। कौन सा उत्सव होता है? हाँ, इसी पर में एक उत्सव मनाते हैं गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो उत्सव। क्या करते गधे लाते हैं इसमें? पर्व है, उसमें विवाह का एक आयोजन है। आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो, इसकी कहानी है पूरी अच्छी सी। गधों का नहीं है भैया, उसमें मानव जाते हैं और विवाह करते हैं, उसमें कार्यक्रम होता है ना? हो गई कि बच्चे हैं कोई कंप्लीट? बताओ भाई। तो समझे, इस प्रकार आपको चीजें पकड़नी है। चलो अब फटाफट से आ जाओ, मालवा का पठार खत्म करते। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मालवा का पठार, मालूम है ना आपको? और मालवा के पठार में हमने भौतिक विशेषताएं पढ़ ली थी, पढ़ी कि नहीं? चलो सब लोग रिवीजन करो 2 मिनट में फटाफट से मालवा के पठार की भौतिक विशेषताओं को। पूछ रहा हूं फिर मैं, करो फटाफट रिवीजन। मालवा के पठार को शुरुआत से रिवीजन करो। टू मार्कर के लिए अलग कॉपी बना ली कि नहीं? अलग कॉपी बनाना है 2 मार्कर के लिए। करो फटाफट से रिवीजन। कर लिया मोटा मोटा रिवीजन? याद नहीं करना है, रिवीजन करना है, याद तो घर पे करना है।
यहाँ तो बस कि यहाँ पर अच्छा ये चीज पाई है। रिवीजन कैसे करते हैं? निर्माण ऐसे हुआ, वर्षा इतनी है, जलवायु इतनी है। आप बताओगे? आप बैठ के बताओ, आराम से बैठ के बताएंगे सब लोग। तो बताओ मुझे, मालवा का जो पठार है उसमें कितनी वर्षा होती है? और मालवा का जो पठार है उस पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। जिसका निर्माण कौन से चट्टानों से हुआ है? मालवा के पठार की तुम बताओ बेटा, मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। मतलब कैसे? साधारण गर्मी और साधारण सर्दी। ठीक है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कौन से भूभाग में आता है? तुम बताओ, मालवा का पठार कहाँ है पूरी एमपी में, किस जगह पर है? मध्य पश्चिम भाग में। कहां पर है? मध्य पश्चिम। कौन से जिले आते हैं मालवा के पठार? तुम बताओ बेटा, मोटे मोटे बताओ। हाँ, मतलब ये वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया। और एक और बताओ, मालवा के पठार की 3 सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी? शिगार है, ठीक है, हजारी। बहुत बढ़िया। तुम बताओ बेटा, आए थे तुम लोग? तुम मुझे बताओ कि मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? ठीक है। तुम बताओ, आप आ रही दिल्ली? हाँ, तो बताओ मुझे, मालवा के पठार में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम बताओ जो मालवा के पठार में ही पाए जाते हैं, इंडस्ट्री अच्छी अच्छी। मंडीदीप। मंडीदीप में किसका कारखाना है? ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। ठीक है। तुम बताओ, पीथमपुर क्यों प्रसिद्ध है? पीथमपुर। हाँ, तुम ही बताओ। रेड। हाँ, ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विशेषता। मालवा के पठार की सांस्कृतिक विशेषता देखोगे, सबसे पहले भाषा। पहला पॉइंट छोटे छोटे पॉइंटों में लिखना है, भाषा। देखो, मालवा के पठार में मालवी भाषा, लैंग्वेज, बोली। मालवा के पठार में मालवी कौमा रजवाड़ी, रजवाड़ी कौमा सेंधवाड़ी आदि बोलियों का प्रयोग करते हैं। सेंधवाड़ी, ये राजस्थानी मालवी के ही छोटे छोटे भाग हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मालवी। मालवा के लोग मालवी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट लिखोगे, पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र। अब आप मालवा का पठार देखो, घूमोगे ना तो बहुत सारे पर्यटन एरिया हैं। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी है, सांस्कृतिक पर्यटन भी है, ऐतिहासिक पर्यटन भी है, प्राकृतिक पर्यटन भी है मालवा के पठार में, है ना। तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ से चलते हैं, आपको कहाँ घुमाते हैं? पहले उज्जैन देख लेते हैं। लिख लो महाकालेश्वर, ब्रैकेट में लिखते जाना जो जहां जहां पर है। महाकालेश्वर उज्जैन में, ब्रैकेट बंद। कौमा राला मंडल इंदौर में है। राला मंडल अभ्यारण्य है, पता है आपको? कौमा सांची का स्तूप, कौमा भीमबेटका की गुफाएं। आप लेट हैं क्यों? अच्छा, ठीक। क्या लिखा? भीमबेटका। ये दोनों बताओ कहां पर है? रायसेन में। कौमा वन विहार
नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और भोजताल, ये दोनों भोपाल में है। भोजताल नहीं सुना तुमने? लेक भोपाल में, हाँ वही भोजताल। चामुंडा माता, ये मंदिर गए हो? देवास में है, ये बहुत फेमस मंदिर है ना? हाँ गए हो आप लोग? चामुंडा देवास आदि, समझ गए? तो ये मालवा के पठार के क्या। और एक सबसे महत्वपूर्ण तो भूल गए हम लोग, दो चीजें लिख लो, मांडू और बाघ की गुफाएं। एक तो मांडू लिख लो और एक बाघ की गुफाएं लिख लो। ये दोनों धार में है भाई, एक मांडू और एक बाघ की गुफाएं। कहां पर है बताइए? तो मालवा का पठार पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध है। और भी है, हमने तो केवल एक मोटी मोटी समझ बनाई, ठीक है? चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट। अब लिखो नृत्य, डांस, मालवा के डांस। नृत्य लिखोगे मालवा में मटकी, कौमा रजवाड़ी, कौमा डंडा नाच। कौन है? मेरे क्लास में एक लड़का है, हाँ बीमार था तक भी आया था। क्यों आ गया बीमारी में? हो गया, वही गलती है सर, भाई क्या चक्कर आ गया। ज्यादा दिक्कत है क्या? उसको चक्कर आ गया और सो रहा था बहुत देर, तबीयत उसकी खराब थी। हाँ क्या हो गया? उल्टी हो रही है क्या? चक्कर उक्कर आ गया सर, गिर गया ऐसे टीवी से नीचे लग गया। ज्यादा लग गई क्या? सोता नहीं होगा रात में, खान देर से है नहीं, वो काफी दिन कल परसों नरसों बुखार निकला। दिखवा लो उसको, डॉक्टर गई के पास या आसपास कहीं। लिख लिया? तो पहला कौन सा नृत्य था? मटकी, फिर रजवाड़ी, डंडा नाच, है ना, माच लोकनाट्य। हाँ माच बहुत फेमस है भाई मालवा में, है ना? हाँ राजकीय है, ये लोकनाट्य है, और माच लिख लो बस। तो ये लिख लो, आदि नृत्य किए जाते हैं, आदि नृत्य किए जाते हैं। समझ गए? तो कौन कौन से हैं रिपीट करके बताओगे? पहला कौन सा है? दूसरा रजवाड़ी, डंडा नाच और माच। ये आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या होता है सब आप लोग करके दिखाएंगे। यहाँ पर तुम लोग करोगे, यहाँ पर यूट्यूब पे देखेंगे अपन। यहाँ पर अभी बस जान लो कि ये सारे किस क्षेत्र में होते हैं? मालवा में। मालवा का बिहेवियर है। नेक्स्ट लोक गायन। लोक गायन आप देखोगे कि मालवा के पठार में जो लोक गायन होते हैं, जैसे आप देखोगे कौन कौन से यहाँ पर लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि रैलो गीत, रैलो गीत, भोपे गायन, भोपे गायन, संजा गीत, संजा गीत, ठीक है? तो रैलो गीत, भोपे गायन और कौन सा? संजा गीत। चौथा हीड़ गायन, हीड़ गायन। ये सब गीत हैं जो अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं मालवा के लोगों के द्वारा। आगे पढ़ेंगे अपन सब। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, संजा गीत है। तो ये संजा गीत जो मालवा की कुंवारी कन्याएं होती हैं, वो आप देखोगे अपने पिता के यहाँ पर पितृपक्ष में और श्राद्ध पक्ष के अवसर पर इसमें इकट्ठी होकर जो है रंगोली बनाती हैं, कुछ गोबर से, फूल पत्ती से, फिर सब इकट्ठा होकर गायन करती हैं। 15 दिन 15-16 दिन चलता है ये। कौन सा आपका?
संध्या गीत, ये रैलो गीत, भोपे गायन भील जनजाति के युवा युवतियां करते हैं। हिड़ गायन होता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है इसमें हिड़ गायन, इसमें लोकगीत गाए जाते हैं। अब तो ये ध्यान रखना क्या है ना, लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आप देखोगे कि इंटरनेट के आ जाने से, मोबाइल के आ जाने से, शहरों के निर्माण हो जाने से, एजुकेशन में कंपटीशन आ जाने से अब ये सब लोक संस्कृति नहीं रही। ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी लोक संस्कृति होती थी, छोटे छोटे चीजों को लेकर तीज त्योहार होते थे, अब ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सारे आप देखोगे गायन किस एरिया में होते हैं बताइए, मालवा क्षेत्र में होते हैं। मालवा क्षेत्र में गाए जाने वाले ये लोक गायन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला लोक चित्रकला। लोक चित्रकला लिखोगे, मालवा क्षेत्र में गोबर, फूल पत्ती और विभिन्न रंगों से, गोबर, फूल पत्ती और विभिन्न रंगों से, गोबर, फूल पत्ती और विभिन्न रंगों से अनेक चित्र बनते हैं, अनेक चित्र बनते हैं। जैसे चित्रावण, जैसे संज्ञा चित्र, जैसे पिथौरा, जैसे मांडना। मालवा में मांडना बहुत प्रसिद्ध है, घर के आंगन में बनती है रंगोली मांडना। जो मालवा के हैं उन्होंने शायद जानते होंगे मांडना का चित्र, जिसमें मोर बना दिया, दिया बना दिया, है ना, कुछ और दिवाली के अवसर पर बनाते हैं मांडना का चित्र, है ना। चित्रावण विवाह के अवसर पर बनाते हैं, विवाह के अवसर पर घर की दीवारों पर दूल्हा दुल्हन के चित्र, डोलियों के चित्र, है ना, कई प्रकार की तीज मतलब देवी देवताओं के चित्र बनते हैं, है ना। संज्ञा चित्र मैंने बताया, संज्ञा त्योहार भी है, पर्व भी है, और आप देखो चित्र भी है, इसमें सूर्य चंद्रमा देवताओं के चित्र बनते हैं, है ना। पिथौरा ये भीलों में बहुत प्रसिद्ध है, इसमें घोड़े की पेंटिंग बनाई जाती है ना, कई सारे घोड़े और उसमें बनाते हैं पिथौरा। पिथौरा तो बहुत ही फेमस है ना, और इसको बनाने वाले हैं पेमा फाल्या जी। कौन है? हालांकि अब उनकी डेथ हो गई, तो पेमा फाल्या बहुत प्रसिद्ध थे, आपको दिखाता हूं। फाल्या पिथौरा पेंटिंग देखो, आपको दिखाता हूं। पिथौरा पेंटिंग ये रही, ये देखो पिथौरा पेंटिंग, ये बनाने वाले हैं, है ना, दिख रही है आपको, ये बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है भीलों में समृद्धता का प्रतीक है। भीलों में भील भिलाला जो लोग हैं वो अपने घरों में टांगते हैं इसको, और जिसके घर में जितनी आपका पिथौरा पेंटिंग होगी वो उतना ही समृद्ध माना जाता है। आप देखोगे पेमा फाल्या बहुत बड़े आप जो है पेंटर रहे हैं इसके। भूरी बाई का भी नाम सुना होगा आपने, भूरी बाई का नाम सुना होगा, वो भी काफी वो बनाती है ना। मांडना आपको बताओ मांडना कैसे बनता है? मांडना पेंटिंग, अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या खुल जाता है, डर और लगता है मुझे तो। पेंटिंग, अच्छा भाई, हाँ ये आ गया मांडना पेंटिंग, ठीक है ना। ये मांडना, ये देखो अलग अलग मांडना होते, कोई एक चित्र नहीं होता मांडना में। कभी दिए का बना दिया, या मान के चलो ये भी एक मांडना ही एक प्रकार का दिख रहा है आपको यहाँ। ये घर के आंगन में बनते हैं मांडना चित्र, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाते हैं। ये भी एक मांडना ही है, ये भी एक मांडना का चित्र है। ये देखो कितनी प्यारी पेंटिंग लग रही है। पहले गांव में बनते थे बढ़िया से, आपका जो गोबर होता था उसमें रेड मिट्टी डाल के वाइट उसका प्रयोग करके अच्छे अच्छे बनाते थे घरों को सजाने के लिए। अब तो वो आ गई है ना, पुट्टी करवा दो, अब पीआरपी करवा दो, घर में वो निकलवा दो, अब तो जगह ही नहीं बची उन लोग। पहले तो कच्चे मकान बनते थे, आपको मालूम है जनजातियों में तो आज भी तुम चले जाओगे कच्चे मकान बनते हैं, गोबर से उनको रेड पीला करके एकदम से बढ़िया सजाया जाता है, आप बैठो करो। तो उनकी ये सब आधार है, हमारे आज भी बनती हैं। मतलब कभी भी आप गांव में जाओगे ना, तो गांव में तीज त्योहारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनते हैं। हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये सब मम्मी दादी वगैरह को पता रहता है। कभी दौज आ गई तो उनके अलग चित्र होते हैं, कभी कोई माता की पूजा उनके अलग चित्र बनते हैं, है ना। ये अलग अलग सब चित्र बनाए जाते हैं और ये हमारे कल्चर का भाग है।
ऐसा मानते हैं कि इनसे विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं वो खुश रहते हैं। अब आज का टाइम ऐसा आ गया कि हमें खुश रहना चाहिए, देवी देवताओं का हमको नहीं पता। अब आज के समय में हम अपनी को खुश करने में लगे हैं। देवी देवताओं को तो पता नहीं कहाँ छूट गए, वो तो विलुप्त हो गए हैं। वो जैसे कि पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार की ये पेंटिंग्स रहती हैं। देखो ये भी एक माडना है, माडना पेंटिंग है। माडना पेंटिंग कई प्रकार की हो सकती है, कोई एक नहीं है। दिए का चित्र, मोर का चित्र, बहुत सारे अलग अलग चित्र रहते हैं माडना में, ठीक है ना। देखो ये भी एक माडना पेंटिंग है, कितनी प्यारी लग रही है कि नहीं। ऐसा बना देते हैं घर में। आता है कि तुम लोगों को, लड़कियों को आता है बनाना? कौन, आप बना लेती है? कौन सी पेंटिंग बना ली थी? अच्छा, हाँ तो तुम अपनी हॉबी में वही डालना है ना। तुम्हारी हॉबी जब इंटरव्यू देने जाओगी तुम्हारे डेफ में डालना पड़ेगा, उसमें सबको डालनी पड़ती है आपकी हॉबी क्या क्या है। तो आप बता देना मेरी कौन सी है, पेंटिंग बनाना है, पेंटिंग क्राफ्ट जो भी है, हाँ जो भी है तो बनवाए तो वहाँ तुरंत बना देना, आना चाहिए। ये अच्छी आपकी कला को बाहर निकालते हैं सब। चलो आगे बात करें, नेक्स्ट। तो लोक गायन हो गए, लोक चित्रकला हो गई, ठीक है। पर्यटन मैंने कराई दिया, भाषा शैली मैंने आपको यहाँ की कराई दी। जनजाति लिख लो, जनजातियां, जनजातियां, ठीक है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पर विशेष रूप में मालवा, पश्चिमी मालवा, भील कम्युनिटी मिलती है। कौन सी मिलती है? भील। और वैसे भी आपको मालूम है कि भील और उसकी उपजातियां, लिख लो। इस क्षेत्र में भील और उसकी उपजातियां, जैसे भील और उसकी बिलाला, पटेलिया, बरेला, ठीक है, आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से भील और उसकी उसकी सब जनजातियां हैं, छोटी छोटी, उसी के अंतर्गत आती हैं। तो भीली कम्युनिटी बहुत रहती है। और वैसे भी आपको मालूम है कि एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भील सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। भील धनुषधारी होते हैं। भील लोगों के पास कड़कनाथ मुर्गा है, उसका पालन करते हैं कि नहीं। भील भगोरिया पर्व है उनके पास, भीलों के पास। तो भील एक मजबूत जनजाति है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें ना हम, तो मध्य प्रदेश में लगभग 60 लाख भील है। कितनी है? 60 लाख। अब तो और बढ़ गए होंगे, ये तो 2011 की बात है। 60 लाख भील है, ठीक है ना। भीलों का प्रिय शब्द है मामा। कौन सा है? मामा संबोधन उनको प्रिय लगता है, इसीलिए तो शिवराज सिंह चौहान को क्या बुलाते हैं? मामा। वोट बैंक की राजनीति अब तो खैर नहीं रहा उनके हाथ में व्यवस्था। कृषि कैबिनेट में पहुंच गए, वो कृषि मंत्री बन गए। मोहन यादव को बना दिया गया, चुनाव उन पे ही लड़ा गया था, चुनाव में चेहरा उन्हीं का था, ठीक है। पर बाद में उनको सीएम नहीं बनाया। और जो भी मुख्यमंत्री इस समय है उन पर तो कोई विजन ही नहीं है एमपी का, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। उन पर कोई विजन नहीं है। तो ये तो अपने लिए दुर्भाग्य की बात है। एक अच्छा सीएम होना बहुत जरूरी है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दुर्भाग्य हम लोगों के सामने आ गया, है ना। तब से आए हैं, तब से ना तो कोई वैकेंसी निकाली, तब से आए हैं, तब से बच्चों को लेकर कोई ध्यान ही नहीं है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज़्यादा ध्यान है, जबकि रोजगार और अर्थव्यवस्था पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ साथ चलने चाहिए, फोकस में नहीं होने चाहिए। फोकस में होने चाहिए राज्य का विकास। राज्य का विकास मतलब अर्थव्यवस्था, रोजगार, मानव संसाधन, है ना, चिकित्सीय सुविधाएं, है ना। क्योंकि वो मात्र लाडली बहना से कुछ भी नहीं होगा, उससे तो राज्य का नुकसान है एक तरीके से। कितना कर्ज ले लिया एमपी गवर्नमेंट के ऊपर, 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पेपर पढ़ा करो तुम लोग, है ना, कितना कर्ज है। कर्ज अलग हो रहा है, और ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि बहुत सारा, कितना सारा फंड तो वैसे रेवड़ी कल्चर में चला जाता है। रेवड़ी कल्चर समझते हो? रेवड़ी कल्चर, बांटो, फ्री में बांटो, मुफ्त में बांटो। हिमाचल प्रदेश सरकार देखो सैलरी देना मुश्किल हो रही है वहां के कर्मचारियों की। हिमाचल में कितना संकट आ गया है, कारण रेवड़ी कल्चर। जैसे मैं खड़ा हुआ, मैं ये फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा, तुम खड़े हुए, तुमने बोला मैं इसे डबल फ्री करूंगा, जीत गए तो करना पड़ेगी। अब इससे कितना नुकसान है। जो पैसा सड़कों पे लगना था, जो पैसा आपका जो है आपके विकास में लगना था, जो पैसा आपकी शिक्षा में लगना था, है ना, जो पैसा आपकी नौकरियों
के लिए नौकरी वैकेंसी निकालने में लगता था, अब आप में से उसमें 50% से अधिक हिस्सा आपने जो है फ्री में बांट दिया, उसकी कोई आउटपुट नहीं। भाई लाडली बहना कोई आउटपुट थोड़ी है। आपने योजना वोट बैंक के लिए भले ही कर दी कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जा रहे हैं, 1200 रुपए जा रहे हैं, आते उनके पति छुड़ा लेते, आते उनके बच्चे छुड़ा लेते, है ना। उन पर क्या वो हो रही है, फर्जी अलग ले रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है 20% लोग तो ऐसे होंगे जो फर्जी लाडली बहना ले रहे हैं, जो उनके हकदार नहीं है तब भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति चलती है, अरे हमारा लिखवा दो, अरे हमारा लिखवा दो। अब एक घर में अगर मान लो कि 4 बहनें 5 बहनें, है ना, तो वहां तो एक नौकरी के बराबर पैसे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब इसका क्या क्या आउटपुट है। आप पैसा ऐसे कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए पैसे का, पैसे वहां निवेश करने चाहिए जहां क्या हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो। जैसे मान लो अगर मैंने 1-1.5 हज़ार खर्च किए तो उसका आउटपुट होना चाहिए कुछ भी। बहुत ज्यादा चलेगी नहीं लाडली बहन, मैं बता रहा हूँ तुमको, महीने 2 महीने में बंद हो जाएगी, पैसे ही नहीं देंगे कहाँ से। ठीक है, बस वोट बैंक आ गए, कुछ समय तक झोली भर गई, करोड़पति हो गई बहन, है ना। हाँ, स्किल करना चाहिए ना, वही मैं बोल रहा हूँ। उनको सिलाई की मशीन है, ऐसे काम करो ना, या उनके लिए कुछ पशुपालन का कुछ व्यवसाय कर दो, क्योंकि अगर जो वास्तविक उसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, उससे अच्छा उनको हेल्प करो, छोटे छोटे काम, या उनको कुछ कंप्यूटर तकनीकी कुछ उपकरण जो ट्रेनिंग दे दो, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम दे दो, उनको कराने के कई सारे काम है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खुलवा दो, मत्स्य पालन पशुपालन को वहां डेवलप करो। कैश पैसा किसी को भी मत दो, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। कैश पैसा तो देना बेकार ही है, उसका फिर उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, और अधिकतर यही हो रहा है ना। वोट के लिए भले ही आप मान लो कि वोट मिल रहे हैं, पर विकास को मत पिछड़ाइए ना। अब विकास कितना पिछड़ता जा रहा है हमारे यहाँ पर। एमपी के पास संसाधन है, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सोचो बेरोजगारी की दर कहाँ पर है एमपी में, बहुत बेरोजगारी की दर है हमारे यहाँ पर। रोजगार के लिए त्राहिमाम मच रहा है, रोजगार नहीं है लोगों के पास हमारे यहाँ, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया स्टार्टअप नहीं खुलता है हमारे यहाँ। लोग कोई किराने की दुकान और चौपाटी खोल लेते हैं, स्टार्टअप नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, सरकारी नौकरी उतनी निकल नहीं रही है जितनी उनको क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए, उतनी नहीं निकल रही है, समझ रहे। अब देखो व्यापम देख लो, व्यापम में घोटाले अलग चल रहे हैं, वो व्यापम तो कलंकित है। क्या करना चाहिए, अरे सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है ना आर्टिकल 50 के तहत। तो वो क्या करेगा आगे, वो अपने काम में, वो आप उस पर ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग पड़े हुए उस पर। अब लाडला भाई आ रहा है ना, तो बताओ, महाराष्ट्र हमसे आगे अपग्रेड चल रहा है। हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, 4 साल तो चुनाव होने ही नहीं, 4 साल तक भाइयों को इंतजार करना है ना। तो ये सब चीजें हैं, है ना। फिर पपेट सीएम बन जाते हैं, जो जिनके पास खुद का स्वयं निर्णय नहीं है, हर 2 दिन में दिल्ली भागते हैं, हर 2 दिन में पूछते हैं। तो एकदम से पावरफुल और एकदम से कौशलयुक्त व्यक्ति होना चाहिए, ध्यान रखना, तब चीजें आगे चल के चीजें होती हैं। ये दुर्भाग्य ऐसा बन जाता है कभी कभी। और जब आप देखोगे कि नया लीडर कोई सीएम बनता है, तो आप देखोगे कि सीखने में ही उसको एक टाइम पीरियड तो सीखने में ही निकल जाता है, कैसे काम करना है, कहाँ क्या करना है, कभी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं मानना। अब कई बार तो ये होता है कि उनसे बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए, है ना, वो अपने आप को सीएम मान रहे हैं। तो फिर छोटा व्यक्ति, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी को मैं ऐसे छोटे व्यक्ति को मॉनिटर बना दूं, समझ रहे बात को, और उससे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए जो सरकार में भी है, तो वो ये बोलते हैं कि पीठ पीछे कि भाई हम ही सरकार है, वो तो बस नाम के लिए बैठा दिए। ये भी होता है। तो अलग अलग कायदा है, पर मेरा ऐसा मतलब है कि भाई राज्य का सीएम तो थोड़ा सा आपका मिच्योर व्यक्ति बनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जनता में लोकप्रिय हो, ध्यान रखना, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, ध्यान रखना, राज्य को चलाने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति सीएम होना चाहिए। थोड़ा सा काम करने में लोगों को एक आईना मिलता है, एक वो मिलती है, किक मिलती है कि भाई हमारा सीएम ये है, हमारा सीएम वो है, तब चीजें ठीक से काम आगे बढ़ती। एनीवे, हम सब लोगों ने बनाया, हम किससे बोले, है ना, पर हमने चेहरा तो कुछ और देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहां तक पहुंचे, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तो इस प्रकार मालवा का पठार
औद्योगिक, औद्योगिक कॉमा कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विशेषताओं से समृद्ध पठार है। समृद्ध पठार है। आज है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, आज है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में भूमिका निभा रहा है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पठार आपका, मालवा का पठार। अब अगली हेडिंग डाल दो जिसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। अगला पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार। जब ये सारे पठार कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे कैसे यहां से 7 मार्कर और क्या आ सकते हैं, 10 मार्कर आ सकते हैं। और पहले हम सब पठारों का अच्छे से स्टडी करेंगे। 2 पठार हो गए आपके, कौन कौन से हो गए बताइए? मध्य भारत का पठार और कौन सा? ठीक, यहां से कल देखेंगे हम लोग। ये आप दोनों तैयार करके आओगे अच्छे से।